अब ये साफ है कि इस वक्त पानी के लिए मोहताज है पाकिस्तान, और यही वजह है कि ना सिर्फ इशाक डार की तरफ से ये बयान दिए गए, ये भभकी दी गई है, इससे पहले भी कई नेताओं की तरफ से बयान दिए गए, इसमें बिलावल का नाम भी शामिल है। लेकिन रवि अरोड़ा सर, जो ये जो धमकी दी गई है पाकिस्तान की ओर से, इसे अंतरराष्ट्रीय अगर उस नजरिए से देखा जाए तो क्या इसका असर हो सकता है क्या अंतरराष्ट्रीय समुदायों पर? जी अनीता जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया है, एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं, एक्ट फॉर वार की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो दुहाई दे रहे हैं साउथ एशिया में शांति की। मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज देख चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कई मोर्चों पर हरा दिया है। मतलब सिर्फ सेना ही नहीं लड़ रही थी, कूटनीतिक तरीके से नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि पानी रोक इंडिस वाटर ट्रीटी समझौता रद्द करके भारत सरकार ने जो हमारा 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को दिया जा रहा था, जो 1948 में जब ये यूनाइटेड नेशन में गए, उसके बाद वर्ल्ड बैंक की पहल पर कहीं ना कहीं भारत जो सरकार थी उस समय तत्कालीन नेहरू सरकार ने दबाव में आकर, क्योंकि एक तरफ चाइना खड़ा था दूसरी तरफ पाकिस्तान था, तो ऐसे हालात ना हो इस वजह से शायद बहुत ही दबाव में आकर जो समझौता कर लिया 1960 में, मुझे लगता है उस समझौते को तोड़कर आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत ने बता दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जब तक आप खून की नदियां बाहरी नहीं रोकोगे हम पानी नहीं देंगे। और इसका फर्क क्या पड़ा आप समझिए, आज पाकिस्तान में 15.2 करोड़ पाकिस्तानियों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा चुकी है, और इसका फायदा हमारे कई राज्यों को, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, उसको सीधा फायदा मिलना शुरू हो चुका है। और आने वाले टाइम में अगर हम वहां बांध बनाते हैं तो इसका फायदा भी भारत को बहुत ज्यादा मिलेगा। और मुझे लगता है कि यह कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे। यह उस समय की तत्कालीन सरकार जो नेहरू सरकार थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खामियां थी। जो 80% पानी भारत के हिस्से का पानी, भारत के किसानों का पानी, वो जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान को दिया गया, चाहे उस समय पे कितना भी दबाव रहता, लेकिन भारतीय आवाम का कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको भारत के किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन अब भारत सरकार का यह कदम कई मोर्चों पर पाकिस्तान को ध्वस्त करता नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान जिस प्रकार से बात करता है, कभी लगातार जिस प्रकार से बयान देता है कि हमने हिंदुस्तान के राफेल उड़ा दिए, हमने इनके मिसाइल उड़ा दी, तो मैं समझता हूँ इनके ड्रोन उड़ा दिए। आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं बुरी तरह से भुखमरी के कगार पे आ चुका है। वहाँ पे राशन इतना महंगा हो चुका है, खाने पीने की चीजों का लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं है। और वहाँ की अर्थव्यवस्था पे इतनी जबरदस्त चरमरा चुकी है। और खासकर यह सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि हथियारों की चोट तो एक बार पाकिस्तान सहन भी कर लेगा, लेकिन यह जो चोट है यह सीधी सीधी हर पाकिस्तानी पे पड़ रही है। अब ये भारत से पाकिस्तान की सरकार को सोचना है कि अगर उसने भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं तो उसे खून की नदियां जो बहाने वाले अपने आतंकी संगठनों को लगातार फंड देता है, IMF से कर्जा लेकर आता है, और उसी फंड का इस्तेमाल भारत के अंदर जिस प्रकार से हथियारों के बल पर निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए करता है, उसे रोकना पड़ेगा। मतलब साफ हो चुका है कि भारत सरकार लगातार इस मामले को लेकर गंभीर है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चुप है, क्योंकि उनको पता है कि इस मामले में वो जानते हैं कि, और खुद अमेरिकी एजेंसी ने भी माना है कि भारत के अंदर जो आतंकी हमला हुआ वो एक आतंकी हमला था, और उसमें पाकिस्तान के वही कुछ आतंकी संगठनों का हाथ था। तो मैं समझता हूँ यह बात खुद यूनाइटेड नेशन को भी, के अधिकारी को भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मामले को लेकर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, यह ऑपरेशन सिंधु का एक हिस्सा है। और इंडिस वाटर ट्रीटी समझौता रद्द करना, मैं समझता हूँ इसका प्रयास पहले भी किया गया, क्योंकि ये सिर्फ 3 नदियां ही नहीं है, ये हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा नुकसान था। और लगातार जिस प्रकार से कर्नल का बताया कि लगातार जिस प्रकार से हमारा पानी कई दशकों तक पाकिस्तान लेता रहा, हमारे किसानों का हिस्सा, आज उनको इंसाफ मिला है। और मुझे लगता है किसी भी हालत में भारत को यह पानी अब नहीं देना होगा, चाहे 4 साल कितनी भी धमकी दे दे।
और ऐसी नहीं, धमकियों से भारत का रुख तो पहले से ही साफ है ना। भारत तो बता ही चुका है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो फिर एक साथ तमाम चीजें नहीं चल सकती है। और ऐसे में ये बार बार ये भभकी देना, इसका असर भारत पर होगा भी नहीं। लेकिन टीपी त्यागी सर, मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि ये देखिए आपने भी बताया कि ये पहली बार तो है नहीं, पाकिस्तान बार बार इस तरीके से धमकी देता रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की इन धमकियों को कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ चेतावनियां, जो पाकिस्तान की चेतावनी है उसको गंभीर तौर पर देखा जाए, या फिर बयानबाजी जो हमेशा से होती रही है वो आगे भी होती रहेगी, इस तरीके से देखा जाए? देखिए, कल को क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन जो पुराने समय में हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की धमकियां खोखली हैं। ये करते कुछ नहीं सकते, सिर्फ धमकियां देते हैं। अगर आप उनके लोगों को सुनो तो वो ये कहेंगे कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान को हरा दिया। अब बताइए, नंग बड़ा परमेश्वर से हमने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, हमने पिक्चर दिखाए, वीडियो दिखाए, हमारे फौज के लोगों ने आके सबके सामने बताया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो कर दिया। हमने तो यहाँ तक बताया कि केवल पाकिस्तान नहीं, चाइना भी, टर्की भी, अमेरिका भी और पाकिस्तान भी, इन सबको हमने 4 दिन में मुकम्मल जवाब दिया। क्या तो फिर उसके बाद भी कहते हैं नहीं जी तो हम जीते हैं और हमने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। और फिर आगे जो कुछ हुआ आप जानते हैं। तो क्या मतलब हुआ? झूठ और षड्यंत्र और चंदे के ऊपर चलने वाले इस देश में केवल झूठ है और इनकी धमकियों का कोई मीनिंग नहीं है। पर अब मैं एक बात और बताता हूँ, जब ये संधि हुई थी इंडस वाटर वैली, तो उस समय 2 बातें रख दी गई थी। क्या कि हिंदुस्तान चेनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर और ये जो नदियां इंडस, इन नदियों के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना सकता है। ये भी बात रख दी गई थी कि इनका पानी वो अपने लिमिटेड इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब उसका हमने इस्तेमाल इतने सालों तक नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं उसे अब ना सुधारे। तो ये इंडस वाटर ट्रेटी का रोकना, बंद करना असलियत में हमारी ही की हुई पहली गलती का सुधारना है। वरना इनिशियली ही 20:80 के प्रोपोर्शन में इसका बंटवारा क्यों होता? तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, धमकी के बारे में ये और कहना चाहता हूँ। इन्होंने धमकी दी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम साउथ एशिया में एक अपना अलग ब्लॉक बना लिया है, जिसमें पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा और चाइना होगा। इन तीनों देशों के लीडर्स की जून 2025 में चाइना में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन्होंने इंटरनेट एरिया में एक अपना स्पेशल सिस्टम भी तैयार कर लिया फॉर म्यूचुअल कम्युनिकेशंस। और ये कहा गया कि इससे साउथ एशिया के अंदर सार्क का प्रभाव कम होगा। सार्क एक पुरानी संधि है जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसके अंदर बहुत सारे देश हैं। अब जब ये कहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदुस्तान इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है साउथ एशिया में, तो क्या इस ब्लॉक से साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी? तो यानी कि ये भी झूठ। हर जगह जिन चीजों का कोई बेस नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। देखिए सर, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किस स्थिति में है ये पूरी दुनिया को पता है, और बार बार मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की भभकी देकर वो अपनी छवि को साफ करना चाहता है, लेकिन इसका असर भारत पर होगा नहीं। ठीक है सर, आप दोनों बने रहिए, अगली टॉपिक पर भी मैं आपसे जुड़ूंगी। और आगे बढ़ते हुए अब बात